हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार आपको अलग अलग विषयों पर वीडियोस दे रहा हूं और मैंने कल आपको जब वीडियो दिया था तो मैंने आपको बोला था कि मेरा ये चैनल जो है वो आपको एक कंप्लीट पैकेज है। कंप्लीट पैकेज मैंने इसलिए ये शब्द यूज किया था कि मेरे इस चैनल से जुड़े रहने पर आपको ग्रामर, आपको एक हाई क्लास लिटरेचर, हाई क्लास ग्रामर और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, छोटी छोटी टॉपिक्स जो होते हैं, उनके बारे में भी मैं हर संभव प्रयास करता हूं कि आपको मैक्सिमम जो लिटरेचर है, मैक्सिमम ग्रामर है, मैक्सिमम जो हमारा जो डेली रूटीन सेंटेंसेस हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा सकूं। आपको बस इतना करना है कि साहब चैनल से जुड़े रहना है और जिस प्रकार से आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। आज जब मैं आपके सामने पुनः ये वीडियो लेकर आया हूं तो आपने देखा कि पिछले दिनों मैंने आपको प्रोवर्ब्स के वीडियोस दिए थे। प्रोवर्ब पार्ट 1, प्रोवर्ब पार्ट 2, प्रोवर्ब पार्ट 3 और कुल मिलाकर मैंने इन 3 वीडियोस के माध्यम से आपको कुल मिलाकर 50 प्रोवर्ब्स दी थी। आज उसके बाद मैंने आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी एक मैंने आपको टॉपिक दिया, एक वीडियो दिया, जिसमें कि कुल मिलाकर मैंने 20 आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए। आज इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए मैं आपके लिए दूसरा टॉपिक लेकर आया हूं, इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 2। और आज के इस वीडियो में भी मैं आपके लिए कुल मिलाकर 20 आज पुनः इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आया हूं। और यदि आपने मेरा इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 1 वीडियो देखा है तो शायद आपको यह अंदाज हो गया होगा कि मैं जो इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको पढ़ा रहा हूं, मैं जो आपको वीडियोस दे रहा हूं, मैं 100% आपसे गारंटी ले सकता हूं कि आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए इडियम्स एंड फ्रेजेस में से पर्याप्त मात्रा में ये जो इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं वो आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है ना। आज हमारा इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं, 10th के स्टूडेंट्स हैं जो यूपी बोर्ड के, उनकी आज डेट शीट आ गई है, उनके लिए एग्जामिनेशन डेट आ गई है 24 अप्रैल टू 10 मई। मेरे स्टूडेंट्स जो हैं जो कि 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए डेट है और 24 मई से लेकर 12 मई तक, 24 अप्रैल से लेकर 12 मई तक ये डेट जो है वो हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा और एक बात और कहना चाहूंगा कि अब तक जितने दिनों से आप लोग मस्ती कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं तो सीरियस होके नहीं पढ़ रहे हैं, तो कृपया करके आप सब अपना पढ़ाई कायदे से आरंभ कर लीजिए, क्योंकि अब डेट शीट आ गई है, एग्जामिनेशन डेट भी क्लियर हो गई है, मात्र 2 महीने आपके पास हैं। तो अच्छे से पढ़िए और अंग्रेजी के लिए मैं आपके लिए बैठा हूँ। जो भी आपको समस्याएं हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, उनको मैं क्लियर करूँगा। जैसा कि मैं लगातार पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको दे रहा हूँ, प्रोवर्ब्स मैंने आपको दिए, कंफ्यूजिंग वर्ड्स मैंने आपको दिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस अब मैं आपको दे रहा हूँ और ये सभी आपके टॉपिक के विषय हैं, कहीं बाहर के नहीं है। चाहे वो मेरे 10th के स्टूडेंट्स हों, चाहे 12th के स्टूडेंट हों, चाहे फिर वो यूपी टेट के स्टूडेंट हों, चाहे सीटेट के स्टूडेंट हों, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, इवन चाहे फिर टीजीटी, पीजीटी और यूपीपीएससी लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हो, मेरे वीडियोस सभी के लिए होते हैं। इसीलिए मैंने कहा ये मेरा एक कंप्लीट आपके लिए एक पैकेज है मेरा ये चैनल। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 2। आज भी हम लोग 20 इडियम्स को डिस्कस करेंगे। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 2 और पहला हम लोग बात करते हैं ए मैन इन ए 1000। लिखा है मैंने ए मैन इन ए 1000। अगर इसको हिंदी में हम कहें तो कहेंगे हजारों में एक।
जब हम छोटे थे ना, नानी के यहाँ जाया करते थे। नानी जो होती ना सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो नानी कहती थी कि मेरा बच्चा जो है ना लाखों में एक। ठीक, हमने तो फिर भी 1000 लिख दिया। अगर हम इसको लिखते ए मैन इन लैक्स तो भी शायद ज्यादा अच्छा रहता। तो इसका मैंने मीन्स लिखा है वंडरफुल मैन, यानी कि एक बहुत अच्छा व्यक्ति, आश्चर्यजनक व्यक्ति। आश्चर्यजनक तो हम इसलिए, ये वंडरफुल का मीन्स तो जरूर आश्चर्यजनक होता है, लेकिन इसके माध्यम से हम वंडरफुल मैन का हिंदी अर्थ जो है वो आश्चर्यजनक व्यक्ति इसलिए नहीं कह सकते कि आश्चर्य तब होता है हमें जब कोई एक नई प्रकार की चीज हमें मिलती है, तो हम एक कह सकते हैं अनोखा व्यक्ति। क्या कह सकते हैं? अनोखा व्यक्ति। वंडरफुल का मतलब, सॉरी हमने नीचे लिख दिया, इसका मतलब कह सकते हैं अनोखा व्यक्ति। ठीक है ना। अब आप पूछेंगे सर अगर ये वाक्य प्रयोग में आ जाए, यूज में आ जाए, तब क्या करें? क्योंकि हम जब 12th की बात कर रहे हैं तो इडियम्स आपके आते हैं, और इडियम जो है वो वाक्य प्रयोग के साथ आते हैं, और आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ मीन्स लिखने को आता है। तो ये मैन इन 1000 अगर सिर्फ मीन्स लिखने को आए तो आपका आंसर होगा ये वंडरफुल मैन। और यदि हिंदी का भी कोई पूछ बैठे तो कह देना अनोखा व्यक्ति। और अगर वाक्य प्रयोग की बात की जाए तो मैं कह सकता हूं माई फ्रेंड इज ए मैन इन 1000। मेरा मित्र जो है वह एक अनोखा व्यक्ति है। वाक्य प्रयोग हो गया। वाक्य प्रयोग से सीधा सा मतलब ये होता है कि वाक्य का सेंस निकल आए और उसमें हमारा जो इडियम यूज किया गया है या फ्रेज यूज किया गया है वह हमारा बिल्कुल सटीक बैठ जाए। तो मैं कह सकता हूं माई फ्रेंड इज ए मैन इन 1000, यानी कि अनोखा व्यक्ति। मेरा मित्र जो है वो एक अनोखा व्यक्ति है। तो ये हमारा पहला हुआ। उसके बाद हम लोग दूसरे पर चर्चा करते हैं, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। अब आप कहेंगे सर ए मैन का मतलब एक व्यक्ति, ऑफ स्ट्रॉ यानी कि भूसे का, और स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? भूसा। तो भूसे का व्यक्ति। मैंने इसका मीन्स लिखा है एन इमेजिनरी पर्सन। क्या लिखा है? एन इमेजिनरी पर्सन, यानी कि एक काल्पनिक व्यक्ति। ये मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब हुआ एक काल्पनिक व्यक्ति। और कहेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मेरी आदत है, मैं लिटरेचर पढ़ाता हूं। हमारे एक अंग्रेजी के बहुत बड़े पोइट हैं जिनका नाम है टी.एस. इलियट। पोस्ट मॉडर्निज्म के पोइट हैं, और टी.एस. इलियट साहब लिखते हैं एक पोइम, ए हॉलो मैन। पोइम क्या लिखते हैं? ए हॉलो मैन। और उस हॉलो मैन में उनकी शुरुआत की मात्र 2 लाइन कहूंगा मैं, और आपको समझ में आ जाएगा कि इस फ्रेज का मतलब क्या है। वो कहते हैं वी आर हॉलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन। हम खोखले व्यक्ति हैं, हमारे अंदर भूसा भरा है। हम खोखले व्यक्ति हैं, हमारे अंदर भूसा भरा है। भाई वो ये बात क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ। आप कभी गांव में गए होंगे, गांव में जब फसल लहरा रही होती है तो उसको कई चीजों से खतरा होता है। खतरा काहे का? चिड़ियों से खतरा। खतरा काहे का? छोटी छोटी जानवरों से खतरा। तो लोग जो है वो गांव में एक बिजूका लगा देते हैं। बिजूका से मतलब एक पुतला लगा देते हैं, जिसको पैंट शर्ट पहना, कपड़े पहना दिए जाते हैं एक पुरुष के, उसके अंदर भूसा भर दिया जाता है। और जब हवा चलती, उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक है ना। ही हैज नो एक्सिस्टेंस ऑफ ओन सेल्फ, उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे हवा चलती है, राइट की तरफ हवा चली तो राइट की तरफ मुड़ गया, लेफ्ट की तरफ हवा चली लेफ्ट की तरफ मुड़ गया, राउंड हवा चल रही तो घूम रहा है। लेकिन क्या होता है कि चिड़ियों को ये लगता है कि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, जानवरों को लगता है कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, और वो भाग जाते हैं। तो बंदा कैसा हुआ? काल्पनिक व्यक्ति। कैसा बंदा हुआ वो? काल्पनिक व्यक्ति। हम लोग कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है, आपने भी शायद देखा होगा। मान लीजिए कोई गाय या भैंस जिसने बच्चे को जन्म दिया, उसकी डेथ हो गई, बच्चे। अब गाय और भैंस जब बच्चा नहीं होता तो मिल्किंग में प्रॉब्लम देती है। तो कई लोग क्या करते हैं, बच्चा तो मर गया, बच्चा कहां से लाए?
नहीं आ सकता। तो बच्चे की खाल ले आते हैं, उसमें भूसा भर देते हैं और सामने खड़ा कर देते हैं पुतले के रूप में, और गाय या भैंस उस बच्चे को देखकर ये सोचती है कि मेरा बच्चा सामने खड़ा हुआ है, तो मिल्किंग में प्रॉब्लम नहीं करती। लेकिन वो कैसा हुआ? इमेजिनरी, काल्पनिक हुआ ना। तो तब हम कह सकते हैं ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स एन इमेजिनरी पर्सन। और इसका अगर हम वाक्य प्रयोग करें तो वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं कि जैसे मैंने कहा था माई फ्रेंड इज अ मैन इन 1000, तो मैं यहां भी कह सकता हूं माई फ्रेंड इज ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। मेरा मित्र क्या है? एक काल्पनिक व्यक्ति है। ठीक है साहब, समझ में आ गया ना? तो ये हो गया आपका सेकंड। अब तीसरी बात आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है साहब आपका, ये है आपका पेनिलोप्स वेब। क्या है आपका? पेनिलोप्स वेब मीन्स हुआ एन अनफिनिश्ड टास्क। पेनिलोप्स वेब मीन्स हुआ एन अनफिनिश्ड टास्क। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो आप लोग हंसी आएगी शायद, लेकिन हम कह सकते हैं द्रौपदी का चीर। कैसा रहा साहब? एन अनफिनिश्ड टास्क, जिसका कभी समापन ही नहीं हुआ। ठीक, कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कोई कार्य अपने हाथ में लेते हैं लेकिन उस कार्य का समापन नहीं कर पाते, उस कार्य को समाप्त नहीं कर पाते, तब हम उसके लिए फ्रेज यूज करते हैं पेनिलोप्स वेब, यानी कि एन अनफिनिश्ड टास्क। तो हम इसका अगर वाक्य प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं कि इन महाभारत दुष्यंत डस पेनिलोप्स वेब। दुष्यंत ने क्या किया? सॉरी, दुष्यंत क्यों किया? क्या नाम था भाई दुर्योधन के भाई का? दुश्यासन। ठीक है ना? तो दुश्यासन डस पेनिलोप्स वेब। दुश्यासन ने क्या किया? एन अनफिनिश्ड टास्क, यानी कि वह चीरहरण कर रहा था लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया। चलिए वो अलग मैटर हो गया, छोटा से बात लेते हैं। माई फ्रेंड टेक ए टास्क बट द टास्क इज जस्ट लाइक इन पेनिलोप्स वेब। मेरे मित्र ने एक कार्य हाथ में लिया लेकिन कार्य कैसा रहा? पेनिलोप्स वेब, यानी कि अनफिनिशेबल टास्क, कार्य पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, तो द्रौपदी का चीर का मतलब कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ एन अनफिनिशेबल टास्क, यानी कि एक ऐसा कार्य जो कि समाप्त नहीं हो पाया। उसके बाद चौथा आता है हमारा पिन प्रिक्स पॉलिसी। हम जिस समाज में रहते हैं, खासतौर से अगर हिंदुस्तान की बात करें साहब, और हमारे जो छोटे शहर हैं जहां सब एक दूसरे को जानते हैं, उनमें उन शहरों में एक चीज बहुत कॉमन होती है और वो है हमारी पिन प्रिक्स पॉलिसी, जिसका मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट, यानी कि दूसरों में गलतियां निकालने की सोच। कुछ हो या ना हो, हमारे पास कुछ है या नहीं, हम कुछ जानते हैं या नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फाइंड फॉल्ट टू अदर्स। दूसरों में क्या निकालना? गलतियां निकालना। ठीक, माई नेबर इज इन द हैबिट पिन प्रिक पॉलिसी। मेरे पड़ोसी जो है उनकी आदत है, क्या आदत है साहब? दूसरों में गलतियां निकालने की। क्या आदत साहब? दूसरों में गलतियां निकालने की। तो तब हम ये सब यूज करते हैं पिन प्रिक्स पॉलिसी, यानी कि दूसरों में गलतियां निकालना। आप जहां रहते हैं, मैं जहां रहता हूं, हिंदुस्तान के छोटे शहरों में रहने वाले जहां जहां लोग रहते हैं, हम सब जानते हैं कि ये पिन प्रिक्स पॉलिसी बहुत ज्यादा चलती है साहब। कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, दूसरों में गलतियां तो निकाल सकते हैं ना। तो उनका नेचर ही कैसा होता है? पिन प्रिक्स पॉलिसी, टेंडेंसी ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट। उसके बाद आता है रेड लेटर डे। ये रेड लेटर डे मीन्स होता है एन इंपॉर्टेंट डे, यानी कि एक प्रमुख दिवस। इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? प्रमुख दिवस। प्रमुख दिवस से क्या है कि ऐसा कोई दिन
जिसका कि इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा हो, उसको हम कहेंगे रेड लेटर डे। तो हम कह सकते हैं इंडियन हिस्ट्री 15 अगस्त 1947 इज अ रेड लेटर डे, यानी कि भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 1947 का दिन जो है वह क्या है, एन इंपॉर्टेंट डे, प्रमुख दिवस है भारतीय इतिहास में। अगर हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, भारतीय हैं और भारत से प्रेम करते हैं, तो हम सबके लिए ये रेड लेटर डे के रूप में अगर हम प्रमुख दिवस की बात करें तो 15 अगस्त से बड़ा प्रमुख दिवस अन्य कोई नहीं हो सकता। ठीक है साहब। उसके बाद आता है स्नेक इन द ग्रास, घास में एक सांप। अब भैया समझो घास जो है उसमें सांप हो, क्या मतलब हुआ इसका, ए स्नेक इन द ग्रास। तो हम यही कह सकते हैं सांप छुपा हुआ दुश्मन। एक तो सांप वैसे भी नहीं दिखता नजर, और ऊपर से वो घास में अगर हो तो कहां से देखेगा, तो इसलिए इसका मीन्स होता है ए सीक्रेट एनिमी। क्या मतलब होता है, ए सीक्रेट एनिमी, यानी कि छुपा हुआ दुश्मन। छुपा हुआ दुश्मन, ए स्नेक इन द ग्रास। तो हम कह सकते हैं इसका अगर वाक्य प्रयोग किया जाए तो किसी भी प्रकार से कह सकते हैं, तो हम ये कुछ नहीं तो इतना ही कह सकते हैं, द टेररिस्ट इन इंडिया इज जस्ट लाइक अ स्नेक इन ग्रास। भारत में आतंकवादी जो हैं वो छिपे हुए दुश्मन हैं साहब। 135 करोड़ की आबादी में कहां पता लगता है साहब कि कौन टेररिस्ट है कौन आम आदमी है। इतनी भीड़ हिंदुस्तान में है, तो उनकी स्थिति क्या है, स्नेक इन ग्रास की तरह तो है। उसके बाद द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, ये सबको समझ में आ गया होगा। जीवन के उतार चढ़ाव, जीवन के उतार चढ़ाव मीन्स द चेंजेस ऑफ लाइफ, द चेंजेस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के परिवर्तन, जीवन के परिवर्तन। तो अगर इसका वाक्य प्रयोग आपके लिए कहा जाए तो आप कह सकते हैं एवरी ह्यूमन बीइंग फेसेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सामना करता है कायदा साहब जीवन के उतार और चढ़ाव का, यानी कि चेंजेस ऑफ लाइफ का। क्लियर साहब। अब ए स्लिप ऑफ द टंग, ये भी सबको समझ में आ गया होगा। ए स्लिप ऑफ द टंग मीन्स ए स्लाइट मिस्टेक इन स्पीकिंग। जब हम लोग कोई बात करते हैं और बात करते समय गलती से कोई ऐसा शब्द या ऐसी बात निकल जाए जो कि नहीं बोलनी चाहिए थी, तब हम उसको कहते हैं स्लिप ऑफ टंग। लेकिन ध्यान रहिए कि स्लिप ऑफ टंग का मतलब कदापि यह नहीं होता कि जानबूझकर कुछ गलत बोल दिया जाए। स्लिप ऑफ टंग का मतलब होता है कि गलती से कुछ गलत निकल जाए। क्या निकल जाए, गलती से कुछ गलत निकल जाए, तो इसको हम कहते हैं स्लाइट मिस्टेक इन स्पीकिंग, स्लिप ऑफ द टंग। तो हम कह सकते हैं जैसे कि मैं कभी बार, सॉरी मैंने कभी बोल दिया कभी बार, अगर मैं कहूं कहीं बार फिर भी गलत बोला, सॉरी। मैं कहूं कई बार, दैट इज द राइट। और यही हमारा एग्जाम्पल काय का हो गया, स्लिप ऑफ टंग का। व्हेन वी वांट टू से समथिंग एंड अननोइंगली वी से समथिंग एल्स, दैट इज कॉल्ड द स्लिप ऑफ टंग। इसी को क्या कहते हैं हम, स्लिप ऑफ टंग कहते हैं। तो अगर हम कहें इसका अगर यूज करने की बात करें हम स्लिप ऑफ टंग की, तो हम इतना कह सकते हैं साहब स्लिप ऑफ टंग के लिए आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, इट इज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। मुझे माफ कीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, स्लिप ऑफ टंग हो गई, यानी कि बोलते समय थोड़ी सी गलती हो गई। फिर आया साहब टिट फॉर टैट। ये बड़ा अच्छा है, आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि इसका अर्थ न जानता हो। टिट फॉर टैट, इविल फॉर इविल, हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं साहब जिसकी लाठी, टिट फॉर टैट, इविल फॉर इविल, यानी कि जैसे को तैसा।
अब साहब सवाल ये उठा उन्होंने जैसे को तैसे का क्या मतलब। तो हिंदुस्तान में दो राजनेताओं का वर्णन करता हूं मैं आपके सामने और तुरंत समझ में आ जाएगा कि टिट फॉर टैट का मतलब क्या हुआ। एक मोहनदास करमचंद गांधी कहते थे साहब एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा कर दो। ये तो टिट फॉर टैट नहीं हुआ, वो अहिंसात्मक थे। ठीक। और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे ईंट का जवाब पत्थर से दो, अगर तुम्हारी तरफ कोई ईंट फेंके तो खोपड़ी में पत्थर मार दो। इसको कहते हैं हम टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। यानी कि when we do evil it means we should be ready for tit for tat, यानी कि जब हम कोई अपराध करते हैं तो हमें तैयार रहना चाहिए। काहे के लिए? क्योंकि हमें भी क्या भुगतना पड़ेगा, टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे का तैसा। अगर हमने किसी के साथ अपराध किया है तो हमारे साथ भी कोई ना कोई अपराध अवश्य करेगा। रूप परिवर्तित हो सकता है लेकिन जरूर होगा। उसके बाद आता है हमारा ब्रेड एंड बटर। अब आप कहेंगे साहब ब्रेड में रोटी, बटर में घी, और मतलब हुआ लाइवलीहुड, जीविका, वो अलग मैटर है। ब्रेड एंड बटर का मीन्स होता है लाइवलीहुड और हिंदी का अर्थ होता है हमारा जीविका। क्या अर्थ होता है? जीविका। तो एवरी ह्यूमन बीइंग शुड ट्राई टू अर्न ब्रेड एंड बटर इन एन ऑनेस्ट वे। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने का प्रयास करना चाहिए। कैसे? ईमानदार तरीके से। कैसे करना चाहिए? ईमानदार तरीके से। तो ये आपके सामने मैंने 10 क्या लिखे, इडियम्स, फ्रेजेस, उनके अर्थ, और मैंने कोशिश की आपको इनके यूजेस को समझाने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इसी क्रम में हम लोग 11 नंबर पर बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज के इस वीडियो में हम लोग 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस की चर्चा करेंगे। तो 11 नंबर पर आता है हमारा कॉक एंड बुल स्टोरी। क्या आता है? कॉक एंड बुल स्टोरी। अगर हम इसको हम कहें तो हम कहेंगे एन एब्सर्ड स्टोरी। अब भैया कहां मुर्गा और कहां बुल, अगर आप अंदाजा लगाना चाहें तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे सेंस लगाने से भी क्लियर हो जाती हैं। अगर ये ऑप्शन में कहीं आ जाए तो आप ये अंदाज लगा सकते हैं। कॉक का मतलब सुबह सवेरे मुर्गा बांग देता है, और बुल, कहां बुल साण हुआ, दोनों का कोई तर्क तो है नहीं भाई, ना कोई मेल है। तो लेकिन दोनों को जब साथ लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ? एन एब्सर्ड स्टोरी, यानी कि अतार्किक कहानी। क्या हुआ? अतार्किक कहानी। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, माई फ्रेंड टेल्स मी ए स्टोरी एंड आई फील इट इज कॉक एंड बुल स्टोरी। मेरे मित्र ने मुझे एक कहानी सुनाई और मुझे ऐसा लगा कि उसकी कहानी कैसी है? अतार्किक, एन एब्सर्ड स्टोरी। सीधी सी बात। तो यूज के लिए टेंशन मत ला पालिए, बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी आप सेंटेंस यूज करें ग्रामेटिकल तौर पर सही हो, व्याकरण के आधार पर सही हो, और ये जो फ्रेज आप लिखे हुए हैं आपके सामने इडियम्स एंड फ्रेजेस, इनका सही तरीके से उस वाक्य में प्रयोग हो सके। 12 नंबर पे आता है फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स होता है साहब हमारा इर्रेगुलर। क्या होता है? इर्रेगुलर। अगर हिंदी में हम कहें तो हम कह सकते हैं अनियमित। क्या कह सकते हैं साहब? अनियमित। तो हम कह सकते हैं फिट्स एंड स्टार्ट मीन्स इर्रेगुलर, और हिंदी में कहें तो अनियमित, यानी कि डूइंग एक्सरसाइज फॉर मी, डूइंग एक्सरसाइज फॉर मी इज फिट्स एंड स्टार्ट्स, इज जस्ट फिट्स एंड स्टार्ट। डूइंग एक्सरसाइज फॉर मी इज जस्ट फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि मेरे लिए एक्सरसाइज करना कैसा है साहब? एक इर्रेगुलर काम, एक अनियमित कार्य, क्योंकि मैं इसको नियमित रूप से नहीं कर पाता। जो काम नियमित रूप से ना कर पाए वही आपका क्या कहलाएगा? अनियमित, यानी कि फिट्स एंड स्टार्ट्स। नेक्स्ट आता है आपका हार्ट टू हार्ट।
ये शब्द हम लोग बहुत यूज करते हैं। ये फ्रेज बहुत यूज होता है हार्ट टू हार्ट, मीन्स बड़ा सिंपल सा है साहब। हार्ट टू हार्ट का मतलब कदापि रोमांटिक ना जोड़े आप। हार्ट टू हार्ट का मतलब होता है फ्रेंड, यानी कि स्पष्ट। हार्ट टू हार्ट का मतलब क्या होता है? फ्रेंड, यानी कि स्पष्ट। आई थिंक सही लिखा है मैंने हिंदी में, स्पष्ट। तो स्पष्ट को हम कह सकते हैं, जैसे कि हम लोग अगर कहना चाहें कि आई हैव सम फ्रेंड्स हु ऑलवेज टॉक्स हार्ट टू हार्ट। मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं जो हमेशा स्पष्ट बात करते हैं। मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं जो हमेशा क्या बात करते हैं? स्पष्ट बात करते हैं। तो आई हैव सम फ्रेंड्स या आई हैव फ्रेंड्स दोज ऑलवेज टॉक्स हार्ट टू हार्ट। ये जैसा भी आप उसका बात प्रयोग करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके बाद 40 नंबर पर आता है हार्ट एंड सोल। हार्ट का मतलब होता है हृदय, सोल का मतलब आत्मा। तो हार्ट एंड सोल जब दोनों चीजें एक साथ आ जाएं तो इसका मतलब क्या होता है साहब? अर्नेस्टली। और अर्नेस्टली का मतलब होता है मेहनत से। जब अर्नेस्ट शब्द आता है तो अर्नेस्ट का शब्द हिंदी अर्थ क्या निकलता है? मेहनत से। तो आई डू दिस वर्क या आई डिड दैट वर्क विद हार्ट एंड सोल। मैंने यह कार्य कैसे किया साहब? पूर्ण रूप से अर्नेस्टली, यानी कि हार्ट एंड सोल के साथ। यानी कि कैसे किया? मेहनत के साथ कार्य किया। मैंने वह कार्य कैसे किया? मेहनत से किया। आई डिड दैट वर्क विद हार्ट एंड सोल। मैंने वह कार्य कैसे किया साहब? अर्नेस्टली किया, मेहनत से किया। ठीक है। उसके बाद आता है यू एंड क्राई। यू एंड क्राई। क्राई का मतलब तो हम सब जानते हैं, नॉइज होता है। नॉइज का मतलब होता है हमारा शोर। तो इसका हिंदी अर्थ भी क्या निकला? नॉइज। क्राई का मतलब जब कोई रोता है, चिल्लाता है, तो उसका अर्थ क्या होगा? शोर। तो इसका हिंदी अर्थ भी क्या निकला? नॉइज। मतलब नॉइज इंग्लिश मीन्स आया और हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? शोर। तो हम इसका वाक्य प्रयोग अगर करें तो हम कह सकते हैं द मीटिंग एंड्स इन ह्यू एंड क्राई। मीटिंग कैसे समाप्त हुई साहब? शोर में समाप्त हो गई। किसी को समझ में नहीं आया हो गई। जैसे हमारे इंडियन पार्लियामेंट में होता है, भारत के पार्लियामेंट में अधिकतर जब कोई ज्वलनशील मुद्दे आते हैं तो उन पर डिस्कशन कम होता है। पार्लियामेंट का निर्माण किया गया, संविधान का निर्माण किया गया कि जब कोई नई चीज आए तो उस पर डिस्कशन किया जाए, एक शुद्ध बहस हो, जिसमें उसमें जो कमियां हैं विपक्ष उन कमियों को बताए और सरकार को उन कमियों को स्वीकार करना पड़े, तब जाकर उसमें कोई परिवर्तन लिया जाए। तब हम इसको कहते हैं कि पार्लियामेंटियल, मतलब संसद में ये कोई बहस चल रही है। लेकिन आज के समय में आप देखते हैं संसद में बहस नहीं होती, सिर्फ ह्यू एंड क्राई होता है, शोर होता है। और हमारे जो पार्लियामेंट के अध्यक्ष होते हैं वो सभी ये कहते हैं आज की संसद की कार्रवाई भंग की जाती है। ठीक है ना? तो ह्यू एंड क्राई यानी कि शोर। तो जब कोई चीज बिना अर्थ के समाप्त हो जाए, बिना कोई उसका रूप निकले, सिर्फ शोर शराबे की बात हो, तब हम शब्द यूज करते हैं ह्यू एंड क्राई। उसके बाद आते हैं साहब किथ एंड किन। हंसी आ गई मुझे, आपको भी हंसी आएगी। कहते हैं ब्लड रिलेशन, हिंदी में हम कहते हैं रिश्तेदार। क्या कहते हैं? रिश्तेदार, किथ एंड किन। इस दुनिया के सबसे पवित्र, सबसे भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनके किथ एंड किन अच्छे होते हैं, जिनके रिश्तेदार अच्छे होते हैं। ठीक। तो व्हेन आई वाज इन प्रॉब्लम माय किथ एंड किन वाज ऑलवेज विद मी। जब मैं समस्या में था तो मेरे रिश्तेदार हमेशा मेरे साथ थे। ठीक, मेरे साथ थे। मैंने कहा विद मी, किसी के साथ ना हो वो कह सकता है विदाउट मी। ठीक है ना? तो रिश्तेदार, किथ एंड किन का मतलब क्या होता है? ब्लड रिलेशंस, यानी कि रिश्तेदार। उसके बाद हम लोग कहते हैं 70 नंबर पर आया मीजर फॉर मीजर। अभी मैंने कहा था टिट फॉर टेट, अभी जस्ट मैंने बोला था कि टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा।
अब भैया उसका दूसरा रूप आ गया मीजर फॉर मीजर, जिसका मीन्स होता है टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट आ जाए तो भी जैसे को तैसा, और मीजर फॉर मीजर आ जाए तब भी मतलब क्या हुआ, जैसे को तैसा। ठीक, बात प्रयोग में बता चुका हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद आया पार्ट एंड पार्सल। क्या आया भैया आपका, पार्ट एंड पार्सल मीन्स हुआ इसेंशियल पार्ट। अगर हिंदी में हम कहें तो हम इसको कहेंगे आवश्यक अंग। क्या कहेंगे साहब, आवश्यक अंग, यानी कि पार्ट एंड पार्सल। दूसरा इसका इंग्लिश मीन्स हुआ एसेंशियल पार्ट, और हिंदी में हमने कहा आवश्यक अंग। तो अगर हम बात करें इसके वाक्य प्रयोग की तो हम कह सकते हैं एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री इज पार्ट एंड पार्सल। किसी भी देश का प्रत्येक नागरिक क्या होता है उसके लिए, देश के लिए आवश्यक अंग। तो एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री इज अ पार्ट एंड पार्सल या इज एसेंशियल पार्ट। ठीक, जब हम कहते हैं ना एक व्यक्ति के करने से क्या होता है तो साफ गलत है। यहां जब प्रत्येक व्यक्ति करता है तभी कुछ होता है, तो एसेंशियल पार्ट है हम सब हमारे देश के लिए। उसके बाद आता है 19 नंबर पर सम एंड सब्सटेंस। इसका जरा अर्थ समझ लीजिए, खासतौर से मेरे लिटरेचर के जो विद्यार्थी हैं ये बहुत यूज किया जाता है सम एंड सब्सटेंस। हिंदी मतलब इसका मीन्स होता है आपका सेंट्रल आइडिया। आपसे पूछा जाता है प्राय, एक पोएम लिखी होती है, 4 लाइन आपके सामने लिख दी जाती हैं, पूछा जाता है व्हाट इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम। तो कई मेरे विद्यार्थी तो सिर्फ इसीलिए नहीं करते, उनको यही समझ में नहीं आता कि सम एंड सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ। तो सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है सेंट्रल आइडिया, यानी कि मुख्य विचार। सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या हुआ, मुख्य विचार। तो प्रत्येक पॉइंट, खासतौर से जब पोएटिक लैंग्वेज में कोई बात लिखी जाती है तो उसका कहीं ना कहीं एक मुख्य विचार निकल कर आता है, तो हम कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया को मुख्य विचार। और इसका अगर इडियम्स एंड फ्रेजेस के रूप में मैं बात करूं, फ्रेजेस के रूप में बात करूं, तो मैं कहूंगा सम एंड सब्सटेंस। क्लियर। लास्ट जो आता है व्हील एंड बो। क्या आया साहब, व्हील एंड बो। मीन्स निकला इसका जॉय एंड सैरो, जॉय एंड सोरो। जॉय मिस सुख, एंड मिस और, सोरो मिस दुख, यानी कि सुख और दुख। व्हील एंड बो का मतलब क्या हुआ, जॉय एंड सोरो, सुख और दुख। अगर इसका वाक्य प्रयोग करूं तो मैं कह सकता हूं माई वाइफ इज विद मी इन व्हील एंड बो, यानी कि मेरी पत्नी जो है वो मेरे साथ रहती है किस तरीके से, हमेशा साथ रहती है, कैसे, सुख और दुख में। तो मैं कह सकता हूं व्हील एंड बो यानी कि जॉय एंड सोरो। तो जो सुख और दुख दोनों में साथ निभाए वही हमारा सच्चा मित्र, और वह किसी भी रूप में हो सकता है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से कुल मिलाकर 20 इडियम्स दिए, और मैं अपने नॉलेज के आधार पर जितना मैं अधिक से अधिक सिंपल तरीके से मैं आपको समझा सकता था मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। और अब तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।